अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ समरो के साथ। तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और इंसान जितने भी काम काज करता है, वो पैसा कमाता है, वो काम करता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद उसके अगेंस्ट वो सबसे बड़ा एक नंबर अपने खाने पीने पे खर्च करता है और अपनी सेहत को वो दुरुस्त रखना चाहता है, आराम और सुकून उसके बदले में हासिल करना चाहता है, सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर इंसान की सेहत न ठीक हो तो उसके लिए पूरी दुनिया, चाहे वो गुलो गुलजार बन जाए, चाहे वो फूलों का हार बन जाए, उसके लिए बिल्कुल सुकून या इत्मीनान का बायस नहीं होती। आज हमने अपने प्रोग्राम में मौजू रखा है हकीकी सेहत की जंग में हकीकी मददगार कौन, एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर देसी तिब। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मदऊ हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम मोहम्मद सुल्तान साहब। आप प्रोफेसर हैं इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज के अंदर, उनको साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद असद बलोच ने। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और हमें लाइन पे ज्वाइन कर रखा है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब ने। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के, इसके अलावा काउंसिल मेंबर हैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के। आप तीनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और शुरू करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब से, जो काउंसिल मेंबर हैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के और पीएम में लाहौर को रिप्रेजेंट करें। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जो तरीक़ा इलाज है, जो फंडामेंटल है एलोपैथी के, आप उन पे थोड़ी रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच समरो साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूँगा, ये यूनानी या होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन अबाउट इट। जी, आपस के अंदर शुरू किया जाता है या एक है और उसके साथ ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। मैं समझता हूँ उस एवोल्यूशन के प्रोसेस के साथ आते आते जो चीज पहुंची है दैट इज द एलोपैथिक। यकीनी तौर पे आते यूनानी तरीका इलाज था, बिस्तर के अंदर इसको बहुत समझा गया कि वहां पे, और फिर जो सैमुअल मतलब सैमुअल हनीमान, उन्होंने इससे अलग करके जो यूनानी तरीका उसको एक मतलब साइंटिफिक बेस थी उसके ऊपर बना के जब शुरू किया तो दैट वाज द एलोपैथिक। और आप जानते हैं कि हम साइंस के अंदर अबूल इब्न सीना हमारे सेंट्रल एशिया साइंटिस्ट हैं, ही इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बनी, और उसी के अंदर जो है हेल्थ की जो है मेडिकल हेल्थ उसको भी उसको गिना जाता है। ही वाज द मैन के जिन्होंने एनाटॉमी बीइंग बॉडी के बॉडी के स्ट्रक्चर को खोला, उसको देख पढ़ा और देखा पट्टे मसल्स हैं, नर्व्स होते हैं, साइंस दैट इज द एनाटॉमी। और एनाटॉमी के साथ इट वाज द फिजियोलॉजी के सिस्टम्स क्या होते हैं वो ज्यादा के ऊपर लेके तो मैं एक कहना चाहूंगा कि इसके हवाले से वेरी साइंटिफिक बेस, जब साइंटिफिक बेस कोई चीज होगी तो वही एलोपैथिक या एलोपैथिक के लिए या एलोपैथिक मेडिसिन के लिए वो हमारी बुनियाद होती है। इट इज नॉट ऑन कि जी मेरे बुजुर्गों ने ऐसे किया, मेरे दादा ऐसे करते थे, मेरे वालिद ऐसे करते थे, तो मैं आगे चल के भी मैं करता हूँ। और सिर्फ और सिम्टम बेस या डिजीज बेस इसकी मैनेजमेंट या उसके इलाज की फंक्शन एलोपैथिक इसके बाद मुख्तार रवैया रखती है। एलोपैथिक इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, फिर रिसर्च के साथ ये तस्लीम करती है, रिजल्ट ओरिएंटेड। उसके साथ साथ जो हमारा मैं समझता हूँ तजदीद है, उसमें ये बात है कि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी मैनेजमेंट किसी ट्रीटमेंट की खातिर, और आप जानते हैं कि अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितनी पूरी दुनिया के अंदर और पूरी साइंस के अंदर ही बहुत तब्दील किया, तो उसमें हेल्थ साइंसेज के बहुत बड़ी ग्रोथ और सर्जिकल पर्टिकुलरली इसके साथ, और अगर डिजीज बेस्ड कहें तो डिजीज के अंदर उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट की खातिर मतलब एक रेवोल्यूशन अगर ज्यादा गलत नहीं है तो दैट वाज द रेवोल्यूशन जो कि मेडिकल साइंस के अंदर, एंड दैट इज बेटर विद द एलोपैथिक। एलोपैथिक से उस माजी के साथ कोई शख्स उसको नहीं मदद कर सकता, तो यूनानी तरीका इलाज तो हम कहते हैं, तो बेस वही चीजें, लेकिन ये तारीखी के पास माजी का हिस्सा बन गई। और आज जो रिसर्च और उसके साथ जो काम करती है दैट इज एलोपैथिक, और कॉल इट एज अ मॉडर्न
डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल है आपकी बातों से, आपने बताया कि ये एक वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन के साथ साथ जब चीज़ें साइंटिफिकली मॉडरेट होती हैं और उनको मॉडर्न बेसिस के ऊपर साइंटिफिकली उनको इवेल्यूएट किया जाता है तो वो एक नई और जदीद शक्ल के अंदर हमारे सामने आती हैं। तो इससे एक सवाल ये सामने आता है कि क्या फिर होम्योपैथिक या यूनानी तरीक़ा इलाज को अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इवेल्यूएट हो के उसकी वैल्यूएशन के बाद वो मॉडर्न साइंसेज में हमारे पास मौजूद है। इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन हम पहला सवाल करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद। जी जी, अभी आप हमारे साथ रहें, आप ये दूसरे मेहमानों से बात करके फिर आपकी तरफ आते हैं। अभी हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर हकीम मोहम्मद इसहाक सुल्तान साहब हैं, जो यूनानी तिब को, हर्बल मेडिसिन को या देसी तरीक़ा इलाज को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर। आपको खुश आमदीद। और वही सवाल के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं हर्बल तरीक़ा इलाज के? थैंक यू वेरी मच सोमर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बेसिकली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि तिब्बे यूनानी की बेस क्या है जिसके ऊपर वो इलाज कर रहा है। अगर शुरू से देखें, हमारी बेस एक ही है कि हमारे जिस्म के अंदर 4 किस्म के अखलात पाई जाती हैं और इन अखलात का जब तवाज़न बिगड़ जाता है जिस्म के अंदर तो हम उसको बीमारी कहते हैं। और सेकंड क्या है इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ डिजीज़, तो ये है कि जब हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम इन्हें बीमारी कहेंगे। ये तो बेसिक है जो तिब्बने का। अब चूंकि पहले हम इसका तशखीस क्या करते थे, हम नब्ज़ से चेक कर लेते थे, उसका यूरिन को चेक करते, उसके कलर को चेक करते और हम डायग्नोज करते थे कि इसको फलां खिल्त की कमी हो गई है या फलां खिल्त ज़्यादा हो गई, इसको ये बीमारी हो गई। अब चूंकि वक्त गुजरता चला गया, अब बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो गई, अब बहुत सारे तरक्की के साथ लैब टेस्ट हमारे सामने आ गए। तो आज का तबीब क्या करता है कि इन लैब टेस्ट को अपनी उन अखलात के साथ कंपाइल करता है, कोरिलेट करता है और देखता है कि ये जो अब नई बीमारियों के मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, हम इसका वजह हमारी कौन सी खिल्त की कमी बेशी है। और जब वो उसका इलाज करता है, जो बेखिल्त बड़ी होती है, जब उसको वो नॉर्मल पे ले आते हैं और जो कम हो रही होती है उसको वो बढ़ा लेता है, तो ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स और तमाम ये लैब रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। और हम बाकायदा अपने इलाज के बाद नाउअडेज इसको बाकायदा टेस्ट से रिकन्फर्म करते हैं कि इलाज से पहले पेशेंट की क्या रिपोर्ट्स आ रही थी और हमारे इलाज के बाद उसकी क्या रिपोर्ट्स आई। और ये 100% कन्फर्म करता है कि हमारी तिब की जो बुनियाद थी आज भी वो इतनी ही साइंटिफिक है जितने आज से वो। अच्छा, हकीम मोहम्मद इसहाक सुल्तान साहब, बहुत सारे लोग ये शायद समझते हैं कि अब भी जो हुक्मा है या देसी तरीक़ा तिब के अंदर वो नब्ज़ से देख के बता देते हैं कि आपको फ़लाँ बीमारी, क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर ये सुना जाता था, एक मिथ बनी हुई थी कि हकीम ने नब्ज़ पकड़ी और उसको बता दिया कि तुमने ये किया था, ये खाया था, उसके नतीजे में तुम्हारा जिगर ख़राब हो गया, या मैदा ख़राब हो गया, या फेफड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ये क्या ये मिथ्स कहानियाँ हैं या इसमें कोई हकीकत थी? देखिए जी, जब वक्त गुजरता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने प्रोफेशन में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। पुराना वक्त ज़रूर था जब ये पैरामीटर्स हमारे यही थे कि हम नब्ज़ से देखते थे और साथ हम उसका करूरा, जिसे हम आम ज़बान में यूरिन कहते हैं, उसके कलर को चेक करके, चूँकि हमारे जो अखलात हैं उनके 4 कलर हैं, उस बेस के ऊपर हम देख लेते थे। बट नाउ डेज के मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आज हम क्या देखते हैं कि हम उन बीमारियों का बाकायदा लैब टेस्ट लेते हैं और फिर उसको अपनी यूरिन और को भी चेक करते हैं, नब्ज़ को भी चेक करते हैं। हमारी बेस वही रहती है कि इस वक्त कौन सी खिल्त हमारे जिस्म के अंदर बढ़ चुकी है। हमें इससे कंसर्न नहीं होता कि पेशेंट को इस वक्त कौन कौन सी अलामात होती हैं, क्योंकि हमारा तरीके इलाज अलामात को ठीक करना नहीं है, उसको पैलिएट करना नहीं है, उसको सप्रेस करना नहीं है। हमारा तरीके इलाज मरीज का इलाज करना है कि उसका कहते हैं कि बीमार कब होगा, जब इनमें से कोई एक खिल्त उसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका तवाज़न बिगड़ जाएगा। आप ये कहते हैं कि आप हर्बल तरीक़ा इलाज के अंदर अब मॉडर्न जो रिसर्च हैं और क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी मदद भी लेते हैं। यही सवाल हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असजद बलोच साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं हाइकिंग क्लब, डॉक्टर्स हाइकिंग क्लब के, और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के अंदर कौन से फंडामेंटल्स होते हैं, कौन से बुनियादी उसूल काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सोमरू साहब।
आपने हमें जो है वो अपने प्रोग्राम में दावत दी। होम्योपैथिक फ़लसफ़ा जो है ये इंडिपेंडेंट फ़लसफ़ा है और ये साइकोलॉजिकल बेस्ड साइन सिम्टम्स जो होते हैं, नेगेटिविटी का नाम जो है वो बीमारी समझता है। उसकी मिसाल में जो है वो ये कि सबसे पहला जो है वो हाबील और काबील की आपस में जो रिफ्ट पैदा हुई, वो नेगेटिविटी, वो पहली बीमारी थी। तो बीमारी को जो है वो इन चीज़ों पर बेस किया जाता है। जो पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो इंसान की पैदा होती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज मिजाज के साथ मुंसलिक है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मिजाज जो है वो मुख्तलिफ है और मिजाज पे ही जो है वो अलामात पैदा होती हैं और उन्हीं पे जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। यहाँ पे जो है वो जैसे अभी हकीम साहब फरमा रहे थे और डॉक्टर निज़ामी साहब जो है वो फरमा रहे थे कि ये पैथोलॉजिकल जो है वो तब्दीलियाँ जो आती हैं उन पे जो है वो बीमारी जो है वो जन्म लेती है। तो हमारा फ़लसफ़ा जो है वो भी यही है होम्योपैथी का कि जब जिस वक्त जो है वो साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो वो सप्रेस करती हैं ऑर्गन को। तो वो जब ऑर्गन सप्रेस होते हैं तो उनसे जो है वो पैथोलॉजी चेंजेस जो हैं वो आती हैं। अच्छा, ये तो आपने कहा कि जब मूड चेंज होता है इंसान का साइकोलॉजिकली, उस पर प्रेशर आता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी में चला जाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, तो उससे जो ऑर्गन्स की सिक्रेशंस हैं उनका वो इम्बैलेंस हो जाती हैं और इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बैरूनी अवामिल कार फरमा होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या वायरल डिजीज़ होते हैं, उनके बारे में होम्योपैथी क्या कहती है? वो यही है कि बैक्टीरियल जो है वो वायरसेस आते हैं, तो वाइटल फोर्स जो है वो बेसिकली होम्योपैथी जो है वो उस पर बेस करती है। तो अगर जो है वो उसकी इम्यूनिटी पावर को जो है वो इम्प्रूव किया जाए तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनको सबसाइड जो है वो कर देती है। जैसे लाइक अगर कोई कट जो है वो वाउंड होता है, मेजर होता है, तो उसमें जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है उसका इज्तिमा होता है। और अगर जो है वो माइनर होता है तो इट सेल्फ हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वाइटल फोर्स एक्टिवली काम कर रही होती है। और जिस वक्त जो है वो कमज़ोर पड़ती है, होम्योपैथिक मेडिकेशन जो है वो डाइल्यूटिव हालत का नाम है। और कसीफ हालत में जो है वो हम डाइल्यूशन जो है वो डाइल्यूटिव हालत पोटेंसी देते हैं होम्योपैथी, तो वो उसको सबसाइड करती है। क्या होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? क्योंकि हम छोटे होते थे तो होम्योपैथिक से कभी कभार जाके दवा ले लेते थे और मीठी गोलियां इतनी होती थी वो एक ही दफ़ा हम सारी खा जाते थे। तो खैर उससे कभी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो मीठी बहुत लगती थी। तो डॉक्टर असद साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है इस तरह से? साइड इफ़ेक्ट जो है वो ऐसा इस तरह जो है वो बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन इनकी जो है वो फॉर्मेशन पे जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो समटाइम क्रॉनिक डिजीज़ में ऐसी चीज़ें जो है वो अगर दी जाए तो वो एग्रावेट करती हैं। और अगर मुआलज अपने पेशेंट को जो है वो ये चीज़ें बता दे कि भी ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने से आपकी जो है वो शिकायत जो अंदर दबी हुई हैं वो बाहर आएंगी, तो उससे जो है वो पेशेंट डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन वो अगर उसको नाम बताया जाए तो वो कहता है जी वो दवाई खाई थी तो वो तकलीफ और बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, आपकी तरफ हम आने लगे हैं। बड़ा एक क्रिटिकल सवाल आपकी तरफ आएगा तो तैयार रहिएगा। मैं हकीम मोहम्मद सुल्तान साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आप तीनों जो माहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि होम्योपैथी और देसी तरीक़ा इलाज जिसे हम हर्बल मेडिसिन कहते हैं उसके अंदर अलामात का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, इंसान की बुनियादी ताकत को बढ़ाया जाता है या उसकी वाइटल फोर्स को बढ़ाया जाता है ताकि वो बीमारी का मुकाबला कर सके। क्या मैं दुरुस्त समझा हूँ? जी हकीम मोहम्मद सुल्तान साहब, आपसे ये सवाल है। बेसिकली ये तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं और आप आम लफ्ज़ों में आप कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, लेकिन तिब ने इससे एक और अच्छा भी लफ्ज़ दिया था जो कि बहुत ही डोमिनेट होता जा रहा है। लोगों को शायद पता नहीं है कि वो लफ्ज़ क्या था। दैट वाज अ कुव्वत मुदब्बरा बदन। ये शायद वो लफ्ज़ है जो आप पहली दफ़ा मेरे मुंह से सुन रहे होंगे। इससे पहले आप इम्यूनिटी और कुव्वत जो है मुदाफ़त ही सुनते जा रहे थे। बेशक ऐसे ही। कुव्वत मुदाफ़ियत वो कुव्वत होती है जो आपको बीमारी से बचाती है।
बट कुव्वत मुदब्बरा बदन जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा की है वो आपको ना सिर्फ बीमारी से बचाती है बल्कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो वापस सेहत की तरफ भी ले आती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। और इसी के लिए तबी कदीम जो है वो जब भी इलाज करता है वो उस कुव्वत मुदब्बरा बदन को बढ़ाने की बात करता है। और हमारी हर्ब्स का बेसिक फंक्शन ये नहीं होता कि डायरेक्ट जाके जरासीम को मार देंगे, ये डायरेक्ट जाके जो है वो फंजाइस को किल कर देंगे, बैक्टीरिया और वायरस को किल करें, नेवर। ये आपके ऑर्गन्स की कुव्वत मुदब्बरा बदन को बढ़ा देंगे और वो इस तरह पावरफुल हो जाएगा कि ये चीजें उस पर अटैक नहीं कर सकेंगे। और अगर इन्होंने उस पर अटैक कर दिया है देन वो अपने आप को सेव कर लेंगे। यही वजह है कि जब हम ऐसे लोगों का इलाज करते हैं तो जैसे हेपेटाइटिस का आजकल आ रहे हैं, हम वायरल लोड चेक करवाते हैं उसका, और उसके बाद जब इलाज के बाद हम उसका दोबारा ये वायरल लोड चेक करवाते हैं तो हमें पता चलता है अब इसका वायरल लोड कितना रिड्यूस हो चुका है, अब इसकी कॉपीज कितनी कम हो चुकी है। एंड अल्टीमेट क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है। और हमारे तरीके इलाज में सबसे बड़ी बात ये है कि हम सिर्फ इन जरासीम को, वायरस को मार नहीं रहे, हम ऑर्गन को क्या करते हैं कि उसको उसकी कुव्वत मुदब्बरा को बढ़ाती हैं। ये हर्ब्स उसकी कुव्वत मुदब्बरा को बढ़ाती हैं। और यही वजह है कि हमारे इलाज के बाद जब एक दफा पेशेंट का अगर जब PCR नेगेटिव होता है वो पेशेंट दोबारा इसमें दोबारा मर्ज का शिकार नहीं होता। जैसे कि बाकी तरीके इलाज के अंदर मरीज बार बार जो है उसको रिपीट हो रहा होता है, रीअकरेंस हो रही होती है इस मर्ज की, लेकिन तिब्बे कदीम में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निजामी साहब हमारे साथ हैं। अभी हकीम मोहम्मद इसाक सुल्तान साहब ने कहा कि रीअकरेंस होती रहती है दीगर तरीक़ा इलाज जो हैं और उसमें एलोपैथी भी आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसे हम एलोपैथी कहते हैं या आम सादा ज़बान में अंग्रेज़ी अद्वियात से इलाज कहते हैं, क्या उसमें ये लिमिटेशंस मौजूद हैं या ये सिर्फ कहानी है? मैं एक आपसे अर्ज करूं जी जी प्लीज। कि ये रिमिशन और ऐसा आना की डिजीज के बारे में कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस रीअटैक, लाइक वाइज अगर आपको कोविड-19 के लिए आप देखें तो इसमें वायरस ने अपनी ईयर चेंज की, म्यूटेशन की और फिर वो दोबारा से हुआ। व्हाट इज अ मेडिकल साइंस? जो हमारी मेडिकल साइंस जिसको हम समझते हैं या फॉलो करते हैं कि वो किसी मोजज़े के ऊपर बिलीव नहीं करते। दे आर वेरी मच एविडेंस बेस्ड और रिसर्च ओरिएंटेड, जो कि अभी हमारे थे हमारे दोस्त उसके साथ जो टेस्ट किए जाते हैं उनके लिए मैं एक अर्ज करूंगा कि ये जो हेपेटाइटिस का मोस्टली व्हाट यू सी ओवर हियर के क्लेम किया जाता है, नेक्स्ट आ जाता है जो भी है, 70% ऑफ द हेपेटाइटिस ये इटसेल्फ ह्यूमन बॉडी जो है उसको ट्रीट कर लेती है। ये मतलब इट इज द एविडेंस बेस्ड और रिसर्च के ऊपर है। हजारों मरीजों ये इसको डॉक्टर साहब इसको दोबारा दोहराइएगा कि 70% जो हेपेटाइटिस है वो उसकी क्या वजूहात होती हैं? जी, उसकी वजूहात उसको ठीक होने के लिए कि इंसान का अपना जिस्म जो उसके साथ कुव्वत मुदाफ़त कह लें, बॉडी कह लें या जो भी है, उसका जो वायरस लोड है वो इतना नहीं था और उसने ठीक हो जाना होता है 70% कहा ये गया है, ठीक है। तो बाकी 30% होता है जिसके साथ इलाज का तो जरूरत उसके साथ रहती है। बट इट डज नॉट मीन कि बिकॉज नोबडी नोस 70% के अंदर कौन फॉल करता है और 30% के अंदर फॉल कौन करता है। इस वजह से हम सबको इलाज करते हैं और वही इलाज किया जाता है जिसके साथ उसका एडिक्वेट वो होना चाहिए। अब ये मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां जो आती हैं और उनके साथ जो एलोपैथिक इलाज को जो हम समझते हैं, जो मैं समझता हूँ कि हकीकतन भी ये और जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि एवोल्यूशन प्रोसेस की अल्टीमेट है। अभी आप कहेंगे कि जी बहुत अच्छा है, घोड़े की सवारी बड़ी अच्छी होती है या टांगे की सवारी बड़ी अच्छी होती है, दैट इज देयर, दैट वाज द एवोल्यूशन प्रोसेस। और उसके साथ आके अब आप आगे हैं कि आपने गाड़ी का सवारी की ली, फिर उसके बाद जहाज की सवारी कर दी। द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर द हेल्थ साइंसेज कि उनके साथ उनकी अफादियत, उनकी मतलब उस जो एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर किरदार था, कोई शख्स उसको निगेट नहीं कर सकता और उसकी यकीन। और एक आपके साथ जिम्मे नर्ज करूं कि जर्मनी को के मतलब कंसीडर टू बी एज फॉर एज द होम्योपैथी कंसर्न, दे आर दी वन जो कि वहां पे सारा ये चला था। तो जर्मनी के अंदर जो है होम्योपैथी की खातिर डिग्री क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी मेडिकल कॉलेज से सनद याफ्ता होना जरूरी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब हमारे दोस्त इसकी दुरुस्त करते हैं,
لیکن جس تک مجھے علم ہے وہاں پہ پہلے میڈیکل سائنس کے اندر ان کو ہی کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو اسپیشلائز ہے دیٹ یو فور دی ہومیوپیتھک اور وہ. اب نظامی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو پہلے MBBS بننا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ایلوکیٹ کی جاتی ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ڈگری. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. چلیں اس کا جواب تو ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر محمد اسد بلوچ صاحب سے. ہمارے ساتھ وہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور خود بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. جی اسد بلوچ صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جرمنی کے اندر جہاں بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جو طریقہ علاج ہے اس کو بھی جرمنی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, تو کیا یہ درست بات ہے؟ جی بالکل جو ہے وہ ایسے ہی ہے. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ موسٹلی ہمارے پاس جتنی بکس ہم پڑھتے ہیں تو وہ MD ہوتے ہیں اور بعد میں ہومیوپیتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو بندہ جو ہے وہ پہلے MD ہوگا, MBBS ہوگا, اس کے لیے جو ہے وہ ہومیوپیتھک فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپروچیبل اور ایزی ہو جائے گا. یہاں پہ جو ہے وہ اب الحمدللہ پاکستان میں FSC اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو پہلے تو جو ہے وہ میٹرک کے بعد بھی ایڈمیشن دے دیا جاتا تھا, لیکن الحمدللہ اب جو ہے وہ FSC کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشن ملتا ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ بجا ہے. اور اتفاق سے ایک دفعہ جو ہے وہ ہمارے سابقہ PMA کے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی. وہ ایک ضمناً سی بات جو ہے وہ آ گئی. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ, تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ ہومیوپیتھک ہو کے ڈاکٹر کیوں لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ ڈگری کو اپنی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ بڑا حیرانگی سے کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ وچ اسٹینڈ فار MBBS. تو وہ مجھے جو ہے وہ ایسے دیکھا انہوں نے. میں کہا پلیز آپ بتائیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے. تو وہ پھر میں نہیں بولا. میں نے کہا جی بیچلر آف سائنس اینڈ بیچلر آف سرجری, تو آپ تو بیچلر ہیں, ہم ماسٹر ہیں, تو ہم تو ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں. تو آپ سے سینئر ہوئے. تو اس طرح جو ہے وہ مطلب ہومیوپیتھی جو ہے وہ الحمدللہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر نظامی صاحب نے ابھی ماڈرن ریسرچ کی بات کی اور سائنٹیفک میتھڈز کی بات کی کہ اپ ٹو ڈیٹ میڈیکل سائنسز رہتی ہیں, تو کیا اس کے حوالے سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج یا ہومیوپیتھی جو ہے وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ یا اپ ٹو مارک رہتی ہے ریسرچ کے حوالے سے؟ جی بالکل الحمدللہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے. ہومیوپیتھی کے ساتھ صرف ایک سیٹ بیک ہے کہ اس کو جو ہے وہ سرپرستی نہیں دی جاتی. جیسے سورسز ہیں PMA کے پاس ہیں, تو ان کے پاس ریسرچ سینٹرز ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ سہولیات جو ہیں وہ ساری دی جاتی ہیں. یہ اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا کوئی مطلب سسٹم نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اس طرح جو ہے وہ سرپرستی کی جائے. لاسٹ جو ہے وہ جب ڈینگی آیا تو ڈینگی پہ ہمارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ ہومیوپیتھی نے ڈینگی پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کیور کیے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ ہماری شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ بات بھی چلتی رہی کہ جی آپ اتنے زیادہ ہورڈنگ بورڈ لگا رہے ہیں, آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جی ان کے پاس جو ہے وہ آن ریکارڈ پیشنٹ موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پبلک جو ہے وہ اویئر ہوگی اور پبلک کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھی ہے یہ ڈینگی میں مددگار ہو سکتی ہے؟ خیر, اس سوال کا جواب ہم چاہیں گے آپ سے بریک کے بعد. ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اسٹے ٹیونڈ.